नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। किसी ने क्या खूब लिखा है, ए भाई जरा देख के चल, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। जी हां, आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक जीवन के निर्वाह के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि वो जब जाए, आवागमन करे, तो सड़क सुरक्षा कैसी हो, सड़क सुरक्षा के कौन कौन से नियम हैं जिसको उसका पालन करना चाहिए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर स्तर पर सड़क सुरक्षा की जागरूकता कार्यक्रम चला रही है आमजन को जागरूक करने के लिए। तो इसी विषय पर आधारित है हमारा आज का यह विशेष कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी शेखावत सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। इससे पहले सर के साथ चर्चा को शुरू करें, सर के बारे में मैं बता देता हूं। सर अब फिलहाल प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम के पद पर कार्यरत है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। चलिए तो सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, जब भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह आयोजित करती है। इसी जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सड़क सुरक्षा माह है, इसको हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ गतिविधियां करी जा रही है, आमजन को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है। बेसिकली क्या है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सड़क सुरक्षा माह चलाने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को कम किया जाए। पहले ये सप्ताह के रूप में चलाया जाता था, लेकिन आजकल चूँकि ग्रेविटी ज़्यादा हो गई है, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होने लग गए। यदि हम देखें तो राजस्थान में प्रतिदिन 70 के लगभग एक्सीडेंट होते हैं जी। तो सरकार ने अब ये तय किया है कि पूरा महीना ही सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाएगा जी। तो सड़क सुरक्षा माह का मतलब ये है कि जनवरी में चूंकि एक्सीडेंट प्रोन मंथ भी होता है, विजिबिलिटी भी कम रहती है, सुबह धुंध वगैरह रहती है, बहुत सारे फैक्टर हैं। सरकार का ये उद्देश्य है कि इसको जन आंदोलन बनाते हुए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता का उसमें समावेश नहीं हो। तो इस बार इसका थीम रखा है केयर जी, यानी परवाह है। और परवाह के साथ उन्होंने 6 एलिमेंट दिए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन इन्फोर्समेंट है। 6E जो ये चल रहा है जागरूकता में, सबसे महत्वपूर्ण 6E, वो 6E क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। कुल मिलाकर इस बार सड़क सुरक्षा में 6E जो घटक हैं, उनमें जैसे एजुकेशन है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा इन्फोर्समेंट है, यानी प्रवर्तन की गतिविधियां, अर्थात जो नियम विरुद्ध वाहन चलाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ओवर प्रोजेक्शन कर रहा है, तो उन सब के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाइयाँ की जाए। इसके अलावा यदि हम देखें कि तो रोड इंजीनियरिंग भी आजकल एक बड़ा चैलेंज हो गया है। जैसे हम बात करते हैं कि ब्लैक स्पॉट हैं, तो ब्लैक स्पॉट दरअसल वो चिन्ह होते हैं, दुर्घटना स्थल होते हैं जहाँ पे पीछे 5 एक्सीडेंट हुए हो और पिछले 3 साल में वहाँ मतलब फेटेलिटी हो। तो ये जो ब्लैक स्पॉट है इनको भी आइडेंटिफाई करना। और चूंकि इसमें स्टेक होल्डर अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, इसमें NHAI भी होती है, PWD भी होती है, ट्रांसपोर्ट भी होती है, पुलिस भी होती है। सबका साझा प्रयास है। हाँ, सबका साझा प्रयास करके रोड इंजीनियरिंग को ठीक किया जाए। इसके अलावा इमरजेंसी केयर, क्योंकि मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो गए तो एक्सीडेंट होने के बाद में क्या कार्रवाई की जाए ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो और प्रत्येक व्यक्ति को मतलब इलाज मिल सके, हॉस्पिटलाइज करवाया जा सके। इसके अलावा ये देखना है कि इवेल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करना कि हम अपने काम में कहाँ तक सफल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें इंगेजमेंट, अर्थात इसको जन आंदोलन में बदलना। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक वृक्ष माँ के नाम चलाया, तो ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। और कोई भी सरकारी कार्यक्रम तब तक सहकारी कार्यक्रम नहीं बनेगा जब तक उसमें जनता का समावेश नहीं होगा। और जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होगा। आपने सड़क दुर्घटनाओं की बात करी, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है वो भारत में हो रही है। और उससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही है वो भी भारत में हो रही है। हाँ, ये बहुत सारे कारण हैं सर, इसमें मिले जुले बहुत सारे कारण हैं। एक तो क्या है कि यदि हम देखें ट्रैफिक सेंस देखें
जिसको हम सिविक सेंस भी बोल सकते हैं, तो हम लोग उसको कम फॉलो करते हैं। मैंने पहले भी आग्रह किया था, इन्फोर्समेंट का अलग अलग रोल होता है। जी। जैसे मैं एज आरटीओ जयपुर बताऊं आपको, तो मैंने पिछले 3 महीने में इन्फोर्समेंट की बहुत ज़्यादा गतिविधियां की है। मतलब एक लेवल पे, मतलब हमने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा चालान बनाए। लेकिन ये जो चालान है, मतलब आज यदि हम पब्लिक को देखते हैं तो पब्लिक हेलमेट लेके चलती है, लेकिन पुलिस वाले को देख के हेलमेट लगाती है। चालान सुरक्षा कवच मान के चल रही है हेलमेट और सीट बेल्ट को, न कि जीवन रक्षा कवच। जीवन रक्षा कवच नहीं मान रही, वो ये देख रहे हैं पुलिस वाला दिख गया या कोई ट्रैफिक वाला दिख गया तो वो हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल करता है। जो ही वो हटते हैं तो मतलब लोगों में जागरूकता नहीं है। अभी लोग केवल इसको चालान की गतिविधि मान रहे हैं। जागरूकता नहीं है या फिर इसको लापरवाही कहें? सर, इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें जी। हम ये भी मान सकते हैं कि लोग इस मामले में थोड़े लापरवाह रहते हैं। जी। क्योंकि मतलब जब तक सिविक सेंस नहीं होगा, मैं इसको ऐसे भी उदाहरण दूंगा। एक बार मैं गैंगटॉक गया था, तो मैंने देखा था कि 500 मीटर तक गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी थी, किसी ने ओवरटेक नहीं किया था। लेकिन जब हम जयपुर में कहीं कंजेशन एरिया में जाते हैं तो हम देखते हैं कि गाड़ियां इस प्रकार से फंसा देते हैं कि घंटों तक फिर लाइनें लग जाती है। तो जब तक ये सिविक सेंस पब्लिक में नहीं आएगा जी, तब तक न तो आप ट्रैफिक से जाम आपको मिल पाएगा, ना आप रोड एक्सीडेंट को रोक पाएंगे। तो रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकारी प्रयास के साथ साथ जनता खुद शामिल हो। जन सहभागिता बहुत जरूरी है। जन सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसा आपने हेलमेट और सीट बेल्ट का जिक्र किया है, हेलमेट भी कई बार हम लाते हैं तो बिल्कुल वो ISI जो मानक का है वो परचेज करके नहीं लाते हैं, सिंपल सा चालान से बचने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मानवीय कारण है या मानवीय भूल कहें या मानवीय लापरवाही कहें, ये भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? जीवन में जो हर चीज है उसका व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि ISI का जो हेलमेट है वो 1500 रुपये का आएगा और ये जो बिना ISI का है, क्योंकि मुझे चालान से ही बचना है, वो उसको अपने जीवन रक्षा से नहीं जोड़ रहा है, तो वो 200 रुपये का वो हेलमेट ले आएगा। तो ये चीज़ वो खुद अपनी लापरवाही से अपने जीवन को खतरे में डालता है, जो उसको नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, तो आपने क्या कुछ अनुभव किया है जनता को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर? क्या कुछ अनुभव रहे हैं जो ये बताते हैं कि दुर्घटना इस वजह से सबसे ज़्यादा हो रही है? मैं कई बार खुद इन्फोर्समेंट की कार्रवाई में शामिल हुआ जी, तो मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग केवल चालान की गतिविधि से बचने के लिए ही ये जो हेलमेट या सीट बेल्ट है इनका इस्तेमाल करते हैं। मैं देखता हूं कि कई बार गाड़ियां ओवर क्राउडेड होती है, ओवर प्रोजेक्टेड होती है। जब उनको समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर बाद में फिर जाते हैं तो फिर वो की वही स्थिति है। तो जब तक मेरा मानना है कि सबसे पहले शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। उसको एक एजुकेटेड आदमी को इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि यदि उसको रोड सेफ्टी का महत्व पता नहीं हो और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत 2-3 मतलब चीज़ें ऐसी है, जैसे कार्डियक अरेस्ट आता है तो आदमी को बचने का बहुत कम टाइम मिलता है। सेकंड होती है वो एक्सीडेंट होती है। यदि कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाते हैं जी, तो व्यक्ति को बचने का बहुत कम टाइम मिलता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी सब में रिकवरी का, जैसे बीमार हो गए तो कहीं ना कहीं इलाज मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको वो टाइम भी नहीं मिल पाता। अच्छा, ये भी नहीं देखता कि आप जवान हो कि बूढ़े हो। और हम देखते हैं कि 5 से 29 साल के जो ग्रुप है उसमें फर्टिलिटी की रेट है ना वो ज़्यादा है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए। और अवेयरनेस तब तक नहीं होगी जब तक उसको आप इमोशनल सेंटिमेंट से नहीं जोड़ेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति निकल रहा है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं अपने बीवी बच्चों या अपने माँ बाप के लिए मतलब मुझे जिंदा रहना है। मतलब हो सकता है कि आपके लिए दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आपके जो पीछे हैं जो लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग, उनके लिए पूरी दुनिया आप खुद हो। बिल्कुल सही बताया आपने। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि अधिकांश जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी आप चला रहे हैं तो वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये सत्य है कि मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल का यूज करते हुए गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो चालान भी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रही है, चालान भी अच्छा खासा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम जो हैं, जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके पीछे कारण मुख्यतः मोबाइल को माना जा रहा है। हाँ, मैंने पहले ही आपसे आग्रह किया था कि जैसे मोबाइल से यदि हम जब भी मोबाइल चलाते हैं और साथ में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो दुर्घटना की संभावना लगभग 4 से 5 गुना बढ़ जाती है।
क्योंकि व्यक्ति का ध्यान कहीं रहता है, स्टीयरिंग कहीं और रहता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, यदि हमें किसी से बात करनी है तो गाड़ी साइड में लगा देंगे और हम गाड़ी को रोककर और आराम से बात कर लेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई भी ऐसा काम हो जिसमें 5-10 मिनट से आपके कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही दुनिया ही इधर से उधर हो जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें ओवर स्पीड करना होता है, गाड़ी तेज चलाते हैं, गाड़ी की लिमिट होती है। आप हाईवेज को देख लीजिए, हाईवे में आपकी पहली लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन, जैसे मान लीजिए जयपुर अजमेर की बात करते हैं तो इसमें फिक्स होता है कि जो बड़े व्हीकल हैं उनको फर्स्ट लेन में चलना होता है, उनसे 60 की स्पीड में, वालों को बीच वाली में, और जो लास्ट में जो ओवरटेक करेंगे वो थर्ड लेन में चलेंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं यहाँ उल्टा होता है, जो सबसे धीरे चलते हैं वो जो ओवरटेक वाली लेन में चलते हैं जी। तो ये सारा का सारा हमारा माइंडसेट ही ये है कि हमें नियमों का पालन नहीं करना। तो इन्फोर्समेंट की भी एक अपनी सीमा होती है, पुलिस और यातायात की या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक अपनी सीमा है। तो मेरा आग्रह है कि सरकारी अभियान जब तक सहकारी, मैंने पहले भी आग्रह किया था, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें नहीं आएगा, जब तक लोग टोका टोकी नहीं करेंगे और जब तक नियमों को तोड़ने वाले को अपराधी के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक इस पे लगाम नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सर एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग जागरूक नहीं है, मान लिया, लेकिन लोगों को जो यातायात के जो चिन्ह है उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जैसे आप हाईवे पे चल रहे हैं, कहीं पे पीली पट्टी है, कहीं पे वाइट पट्टी है, कहीं पे जो सिंबल दे रखे हैं यू टर्न का है, तो उसके बारे में अधिकांश जनता को मालूम ही नहीं है। उसके लिए क्या कुछ परिवहन विभाग कर रहा है, सड़क सुरक्षा विभाग क्या कुछ कर रहा है? डिपार्टमेंट के स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। पहले डिपार्टमेंट का नाम परिवहन विभाग था, लेकिन रोड सेफ्टी को जोड़ के अभी इसका नाम सड़क सुरक्षा विभाग भी हो गया है। तो हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि परिवहन के साथ साथ लोगों का जो है मतलब उनके जीवन की सुरक्षा कैसे की जाए। जहाँ तक जयपुर की बात बता देता हूँ मैं आपको, जयपुर में हमने खास तौर से जो टीनेजर बच्चे हैं या अबव जो 18 साल के बच्चे हैं उनको टारगेट किया है, और जितने भी बड़े स्कूल हैं और कॉलेज हैं उनमें 1 लाख बच्चों को हम इसका प्रशिक्षण देने के लिए हमने एक स्पेशल टीम हमारे यहाँ गठित की है, जो बाकायदा उनको सभी प्रकार के चिन्हों की जानकारी देंगे, सारे रूल्स की जानकारी देंगे, उनको CPR के बारे में बताएंगे, सिमुलेटर के बारे में बताएंगे, और हम चाहते हैं कि 1 लाख बच्चों को हम इसमें प्रशिक्षित करें। इसके अलावा हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर अभी हमने प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है, खासतौर से अजमेर, टोंक, फागी और आगरा रोड पर, इनमें से हर ग्राम पंचायत से हमने 10-10 सुरक्षा सारथी बनाए हैं। सुरक्षा सारथी जी, वो सुरक्षा सारथी की हम 15 तारीख बाद में ट्रेनिंग कराएंगे और इनको बिल्कुल उसी प्रकार से काम में लेंगे जैसे जिस प्रकार से NGOs होते हैं, छोटी से छोटी गांव और कस्बे से। हाँ बिल्कुल, हाँ इनको जो मेन हाईवे के जो गांव हैं उनमें से सड़क सुरक्षा साथी बनाएंगे, इनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, इनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा और इनको गुड सैमरिटन या हिट एंड रन जो पॉलिसी है उनकी जानकारी दी जाएगी। इनको बताया जाएगा कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो उस जगह से हमें जगह नहीं छोड़नी है जी। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट होता था तो पुलिस के भय से या अस्पताल में ले जाते थे तो ये होता था कोई डॉक्टर होल्ड कर लेगा, तो इस वजह से लोग आते नहीं थे। लेकिन अब गुड सैमरिटन पॉलिसी में सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में ले जाता है तो उसको मुख्यमंत्री जीवन जो रक्षा आयुष्मान योजना है उसमें 10,000 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जाएगा, और उससे पुलिस केवल एक बार ही पूछताछ करेगी, और वो पूछताछ वो कहीं भी उसके घर पे भी कर सकते हैं, दोबारा उसको नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल में उसको रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर जीवन बचाने के लिए प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। ऐसे ही यदि कोई हिट एंड रन के केसेज होते हैं तो इनमें भी यदि कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ 2 लाख रुपये और 50,000 रुपये घायल होने की स्थिति में दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा आज ही अखबार में एक खबर भी आई है कि केंद्रीय जो यातायात मंत्री है गडकरी साहब, उन्होंने घोषणा की है कि मार्च के बाद में 1.5 लाख रुपए तक की केसलेस जो स्कीम है, मतलब इलाज की केसलेस स्कीम, वो शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है। तो कोई भी व्यक्ति, यदि पहली बात कोशिश ये है कि आइडेंटिफिकेशन ब्लैक स्पॉट का हो, ट्रैफिक रूल्स का पालन हो, एक जन सहभागिता आंदोलन के रूप में इसको तब्दील किया जाए कि दुर्घटना हो ही नहीं, और यदि हो जाती है तो गुड सैमरिटन या हिट एंड रन के तहत उनको इलाज मिल सके। कुल मिलाकर सरकार काफी अच्छे सराहनीय प्रयास कर रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, जैसा आपने बताया कि भाई बच्चों को स्कूलों में जाकर या कॉलेज में जाकर उनको बताया जा रहा है कि यातायात चिन्ह ये, अगर हम अपने पाठ्यक्रम में क्लास 6वीं 7वीं से ही अगर इन चीजों को जोड़ दें तो एक जो तस्वीर है वो एक अलग ही नजर आएगी। ये सही है कि यदि पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी कोई चीज़ तो वो बच्चा उसको अंगीकार कर लेगा
और बचपन से ही वो उस चीज़ के प्रति उसकी सेंसिटिविटी भी रहेगी। तो ये आपका जो सुझाव है ये बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेबल है और इसका वास्तव में पालन किया जाना चाहिए। सर, एक सबसे बड़ी एक जो समस्या सामने निकल कर आ रही है, पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के प्रति गंभीर नहीं है। पेरेंट्स वो बच्चा जो 12-13 साल की एज का है उसी को गाड़ी चलाना सिखा देते हैं या शुरू कर देते हैं और बच्चा लेकर भी चला जाता है। उस वजह से भी बच्चों की जो सुरक्षा है वो बच्चे कहीं ना कहीं खुद की सुरक्षा को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। हाँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा और दूसरी साइड भी लेके जाना चाहूँगा कि शहर में जैसे बाल वाहिनियाँ चलती है, प्रत्येक बड़े शहर में बाल वाहिनियाँ चलती है। बाल वाहिनियों के लिए मोथ ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइन निकाल रखी है कि बाल वाहिनी में सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए और उसका कलर होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा उसके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे इसके मतलब नॉर्म्स हैं। मैंने अक्टूबर और नवंबर में बड़े लेवल पे इनके ऊपर कैंपेनिंग करवाई थी। हमने इनको अवेयरनेस के लिए महीने 1.5 महीने के लिए अवेयरनेस का टाइम दिया था और इनको काउंसलिंग की। मेरे यहाँ शनिवार रविवार को कम से कम 4 बार मैंने और ऑफिस खुलवाया कि बाल वाहिनियों के लिए आप जब भी आओ आप डॉक्यूमेंटेशन करवा लो और रूल्स के मुताबिक ही चलो जी। लेकिन जो ही आपकी बात पेरेंट्स वाली बात आ रही है, तो मैंने देखा कि चाकसू में कुछ लोग धरने पे बैठ गए कि साहब बाल वाहिनियों के नाम पे हमें परेशान कर रहे हैं। मतलब वो वाहन जिनके पास बाल वाहिनी का परमिट नहीं है, कल को कोई कैजुअलिटी हो जाए जी तो मतलब उसके लिए लाइबल कौन, मतलब लाइबिलिटी समझौता नहीं, सुरक्षा के साथ मतलब वो समझौता कर बैठे हैं और बाकायदा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने तो बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल गुड गवर्नेंस का संदेश है और हमने इसमें 0 टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो उस समय बहुत सारे प्रोज कौन से बहाने बनाए जा रहे थे कि साहब आप बाल वाहिनियों को ये करोगे तो अभिभावकों से ज़्यादा फीस ली जाएगी और स्कूल वाले है ना किसी को एनओसी नहीं देंगे और अभिभावक कहाँ से बीए अप करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जैसे आपने बताया। तो हम देखते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो बाज़ार में हम देखते हैं तो बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहे हैं या व्हीकल चला रहे हैं। अच्छा, उन बच्चों को क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि 40 की स्पीड में चलानी है, 60 की स्पीड में चलानी है। उनको तो वही है कि गति रोमांचित करती है लेकिन गति जोखिम में डाल देती है, तो वो और स्पीड करते हैं और बाद में कैजुअलिटीज होती है जी, और उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, परिवहन विभाग क्या कुछ नवाचार कर रहा है, जैसे कि लाइसेंस बनाना है, रजिस्ट्रेशन बनाना है, एकल विंडो सिस्टम भी, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर, परिवहन विभाग अभी यदि हम देखें तो पूरा का पूरा लगभग ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। परिवहन विभाग में किसी भी व्यक्ति को ऑफिस में आने की, मतलब घर बैठे सारी चीजों घर बैठे ही आप जो केवल जैसे हम लाइसेंस की बात करते हैं तो लर्निंग लाइसेंस है वो आप ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। उसमें जो सिमुलेटर में जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। 60% यदि आपके अंक आते हैं तो आपके लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। केवल आपको ट्रायल देने के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद में अन्य भी यदि हम कोई देखते हैं तो मान लीजिए अभी सरकार ने जो राजस्थान के जो वाहन हैं उनको लाने से मना कर दिया कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, केवल अदर स्टेट के व्हीकल है उनको ही ऑफिस में लाना पड़ता है। इसके अलावा हम देखें कि एकल विंडो जो सिस्टम है वो धीरे धीरे लागू होता जा रहा है। बाकी भी यदि हम देखें तो सब कुछ, जैसे आप आज यदि हम रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं तो आईरेड जो एक पोर्टल बना दिया गया है ना, रोड एक्सीडेंट डाटाबेस है, इंडियन रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। तो उसके जो स्टेक होल्डर है, मेडिकल है, हाईवेज है, पुलिस है और ट्रांसपोर्ट है, तो हम चारों डिपार्टमेंट उसमें अपने अपने मतलब लेवल पे देख सकते हैं कि कौन से ब्लैक स्पॉट है, कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आप देख रहे हैं, आज पहले चालान बनते थे, ऑफलाइन बनते थे, आजकल सब कुछ ऑनलाइन बनते हैं। किसी भी व्हीकल का नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि उसके पास फिटनेस है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, या उसकी लाइसेंस की वैधता कब है, तो सारी डिटेल आ जाती है। तो परिवहन विभाग जितना ऑटोमेशन पे जाएगा उतना ही लोगों को भी सहूलियत होगी और जो व्हीकल होल्डर है उसको भी उतनी सहूलियत होगी। आपने फिटनेस का जिक्र किया, तो जो पीयूसी बनाई जाती है वो क्या महज एक औपचारिकता है या वास्तव में उसका पालन हो रहा है, या फिर उसकी भी हालत वैसी हेलमेट जैसी है कि चालान से बचाने के लिए? नहीं, ये बात सही है। जितनी भी चेकिंग होती है वहाँ पीयूसी को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। ये बात सही हो सकती है कि कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम को खराब कर देते हैं, लेकिन सिस्टम हमेशा अच्छे लोगों की वजह से चलता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे सेंटर भी है जहाँ पीयूसी और फिटनेस है वो देख के ही बनाया जाता है। अभी हमने यहाँ पे जयपुर शहर में खासतौर से आरटीओ फर्स्ट में और आरटीओ सेकंड साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है
इसमें सारे फिटनेस सेंटर की हम जांच करवा रहे हैं, सारे पीयूसी की जांच करवा रहे हैं, और जहां भी अनियमितता पाई जाती है तत्काल उसको निलंबन की कार्रवाई अनुशंसा करते हैं। आज भी यदि आपको खबर पता चले तो आज भी परिवहन सचिव ने तकरीबन 12 फिटनेस सेंटर को इसलिए सस्पेंड किया है क्योंकि उनमें अनियमितता थी। तो जीरो टॉलरेंस के प्रति हमारा कोई समझौता नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसी के लिए आजकल पोल्यूशन को फ्री करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उनको प्रमोट कर रही है। ये कितना कुछ फायदेमंद रहेगा? नहीं, यदि ईवी की बात आएगी तो निश्चित रूप से पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। और ईवी के तो बहुत सारे फायदे हैं। आप ये देखिए कि हम शहर में, जैसे दिल्ली में अभी आपको इवन ओड करना पड़ा, या बहुत जैसे बम्बई है, बम्बई में बहुत परेशानी हो रही है। तो ईवी होगा तो पोल्यूशन जो आज मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसके जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। आमजन की एक सबसे बड़ी समस्या रहती है या उनका एक प्रश्न ये भी रहता है कि ईवी जो वाहन है और एक जनरल वाहन है जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, तो जब इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ईवी वाहन का, क्या उसमें ज़्यादा सहूलियत है? क्या उससे कम शुल्क लगता है ईवी वाहनों का? हाँ, ईवी में क्या कुछ प्रोसेस रहता है? जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उनमें टैक्स नहीं लगता, जबकि इसमें जो साधारण व्हीकल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, एक नॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उसमें वन टाइम टैक्स लगता है, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसमें ईयरली या मंथली जो भी है टैक्सी के हिसाब से वो भी कम टैक्स ही लगता होगा। तो ईवी पे तो नए के बराबर टैक्स होता है। तो ईवी को तो सरकार इस लेवल पे प्रमोट कर रही कि जो हमारा टैक्स साधारण व्हीकल पे डीजल या पेट्रोल पे आते हैं उसके मुकाबले न के बराबर इस पे पैसा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। और आजकल आप देखिए प्रत्येक देश, जो भी अग्रणी देश भी बात करें तो उनमें भी ये इमर्जिंग है। जैसे नॉर्वे जैसे देश तो लगभग ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे चला गया। और हम यदि जयपुर में भी देखें तो मैं आपको फिक्स डेटा तो नहीं बता सकता, लेकिन पिछले कुछ महीनों में नंबर ऑफ व्हीकल्स है जो ईवी के वो काफ़ी सारे रजिस्टर्ड हुए हैं, और शहर में ये नया प्रचलन अब शुरू हो गया। नया प्रचलन भी शुरू हुआ है, पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक इससे कम होगा। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार ने योजना भी चलाई है, गुड सैमरिटियन जो सैमरिटियन अवार्ड है वो भी देती है, सब कुछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जीवन रक्षक जो प्रणाली है उसके बारे में जो प्रशिक्षण है वो परिवहन अधिकारियों को दिया जाना चाहिए, इसके अलावा जनता को भी दिया जाना चाहिए ताकि वो उस वक्त पे जो स्थिति है उसको संभाल सके। हाँ, ये सही है कि जो CPR दे सकते हैं, CPR की व्यवस्था इसके संबंध में ट्रेनिंग देना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं रोड एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक हो या बिजली का झटका लग जाए हो या ड्राउनिंग, यदि कोई आदमी डूब जाता है तो इन 4-5 स्थितियों में व्यक्ति की सांस अटक जाती है। तो ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन को जारी रखने के लिए और उसका हार्ट बीट की जो रिवाइवल के लिए तो उसको CPR की प्रोसीजर उसको आनी ही आनी चाहिए। इसको खास तौर से स्कूलों में इसको ट्रेनिंग का माध्यम बनाना चाहिए। परिवहन विभाग जो भी जागरूकता शिविर आयोजित करा है, क्या उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पार्ट है? क्योंकि काफ़ी सामाजिक संस्थाएं स्कूल और कॉलेजों में जाकर इस तरह का प्रशिक्षण दे रही है। हाँ, आज ही हमने कानोड़िया कॉलेज में भी तकरीबन 500 बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी, और लगातार मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया 1 लाख बच्चों को हम CPR सिमुलेटर यानी डायरेक्शन, और इसके अलावा साइनेजेस, कौन से लेफ्ट राइट जो भी है, जेब्रा क्रॉसिंग, सब के बारे में जानकारी, और चालान्स इन्फोर्समेंट, इन सभी गतिविधियों की हम जानकारी दे रहे हैं। और हमने उसमें CPR को प्रमुखता से लिया है। जी, इसके अलावा जो दुर्घटनाएं, जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उसमें क्या कुछ निकल के आया? जैसे अभी हाल ही में जयपुर में जो अग्निकांड हुआ था, बहुत भयानक और भीषण हादसा हुआ, उसके बाद से जितने भी यू टर्न्स हैं, जो पेट्रोल पंप के आसपास में यू टर्न्स हैं, उन सबको सरकार ने एक तरीके से समाप्त कर दिया है। तो ऐसे क्या कुछ नए नवाचार किए जाएंगे? हाँ, यदि आप अभी इसको रोड एक्सीडेंट को देखें, आप भागरोटा वाले को, तो हम देखते हैं कि चाहे अजमेर हाईवे पे ले लीजिए, आगरा हाईवे पे ले लीजिए या टोंक हाईवे पे ले लीजिए, लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, कोई होटल व्यवसायी है या कोई रेस्टोरेंट वाला है, वो इलीगल कट बना लेते हैं। और उस इलीगल कट में हो सकता है उनकी लैंड की या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो जाए, लेकिन लोगों का जो जीवन है वो जोखिम में डाल देते हैं। और आप देखिए ऐसे जितने भी इलीगल कट हैं वो अपने आप ही ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। तो अभी चूंकि हम लोग उसकी जांच भी कर रहे हैं, तो जांच का तो खैर वो आगे का विषय है, लेकिन हम लोगों का भी यही सुझाव था कि ये जितने भी इलीगल कट हैं इनको बंद किया जाना चाहिए। और अभी मिशन भी चलाया है, जिला कलेक्टर महोदय ने भी इस मतलब बड़े लेवल पे एक ड्राइव चलाया है, और आप देख भी रहे होंगे जयपुर में बहुत सारे इलीगल कट को बंद भी किया गया है।
और हम इन्फोर्समेंट में भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन्फोर्समेंट में हमने बहुत सारी जगह ऐसी चिन्हित की है जहाँ रोजमर्रा में एक्सीडेंट होने या तो होते हैं या होने की संभावना होती है, जी। तो उन जगह पर स्पेशल हम मॉनिटरिंग करवा रहे कुल हैं। मिलाकर परिवहन विभाग काफी जागरूकता के साथ कार्य कर रहा है। अंतिम प्रश्न, आप जो हमारे दर्शक हैं, जो आम जनता है जो इस प्रोग्राम को देख रही है, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप सभी से यही आग्रह रहेगा, सभी प्रदेशवासियों से यही आग्रह है कि हमारा जीवन हमारे लिए, केवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस जीवन को बचाना सर्वाधिक जरूरी है। और ये जो रेस ड्राइविंग है या नियमों का पालन नहीं करना है, ये गर्व का विषय नहीं हो सकता, बल्कि ये अपराध का बोध हमें दिलाता है। तो कृपया अपराध बोध से बचें, सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, खुद का जीवन भी सुरक्षित रखें, दूसरों का जीवन भी महफूज रखे। जी सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ में अपने अनुभव साझा किए और परिवहन विभाग क्या कुछ नवाचार कर रहा है ये हमारे समक्ष रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी डीडी राजस्थान भी आपसे ये अपील करता है कि आप जब भी बाहर जाएं, सड़क सुरक्षा के जितने भी नियम हैं उनका पालन करिए, क्योंकि आप किसी न किसी के लिए पूरी दुनिया है। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।